हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जयवीर बिष्ट आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती और साइंस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कहते हैं अभ्यास हमें बलवान बनाता है और दुख हमें इंसान बनाता है। हार हमें विनम्रता सिखाती है, जीत हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। लेकिन सिर्फ विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमें हमेशा अपने आप और अपने भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। तो इसमें लिखी हुई मैं दो बातों को लेकर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चर्चा करने वाला हूं। जो आज का हमारे पास टॉपिक है उस पर आने से पहले मैं चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले मैं उन लोगों से ये कहने वाला हूं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। तो आते हैं, अभी मैंने कहा कि दो चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तो कि विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और दूसरा अभ्यास हमें बलवान बनाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, किसी काम को करना है, और जब तक उस काम को करने के लिए हम अपने आप से अपने अंदर विश्वास नहीं कर लेते हैं कि मैं इस कार्य को कर लेता सकता हूँ, ये कार्य मैं कर लूँगा, तब तक हम उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। वो चाहे कोई छोटा कार्य ही क्यों नहीं है। अगर कोई छोटा बच्चा है और वो साइकिल सीखने की कोशिश कर रहा है और अगर वो ये मान लेता कि मेरे बस की साइकिल चलाना नहीं है, तो जीवन भर कभी भी साइकिल चलाना नहीं सीख सकता है। और वहीं पे दूसरा बच्चा सीखने की प्रैक्टिस करता और वो ये कहता है कि मैं सीख लूँगा, और वो एक न एक दिन ऐसा होगा कि वो साइकिल चलाना सीख जाएगा। तो ये किसके कारण हुआ कि एक व्यक्ति, उनमें से एक बच्चे के अंदर ये भावना आई, ये विश्वास आया अपने अंदर कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। उसने अपने अंदर इस विश्वास को जगाया कि मैं साइकिल चलाना सीख सकता हूँ। वहीं पे दूसरे बच्चे के अंदर कैसी भावनाएं आई कि मैं साइकिल चलाना नहीं सीख सकता। तो यही एक विश्वास है जो हमें अपने अंदर भी जगाना है कि हमारे अपने अंदर ये विश्वास लाना है कि मैं इस कार्य को कर लूँगा और कर सकता हूँ। और उस कार्य को जब हम अपने अंदर विश्वास जगा लेंगे, उसके बाद हमें जो दूसरा कार्य करना है वो है उस कार्य को करने की प्रैक्टिस, अभ्यास जिसे हम कहते हैं, प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं। यानी किसी भी कार्य को अगर हमें करना है तो बार बार हमें उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, उसका बार बार अभ्यास करना है। और अभ्यास करने से हम अपने आप हमारे अंदर निपुणता आ जाएगी और हम चाहे हम किसी विषय की बात करें, चाहे हम साइकिल चलाने की बात करें, तो हम उसके क्या बन जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं। अब साइकिल में हम एक से एक स्टंट करने लग जाते हैं। तो वही चीज़ हम किसी विषय को लेके करते हैं। हम चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, कोई भी हमारे पास अगर सब्जेक्ट है और उस बच्चे के अंदर अगर ये विश्वास आ जाता है कि मैं इसको कर सकता हूँ, और वो उसको करने की अगर बार बार अभ्यास करता है, तो ये निश्चित है वो उस विषय का मास्टर बन जाता है। तो मैं आपको सर्वप्रथम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यही बार बार दोहराना चाहूँगा कि आपको अगर मैथ्स सीखना है, साइंस सीखना है, इंग्लिश सीखना है, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर से अपने आप में ये विश्वास करना होगा, ये विश्वास अपने आप को दिलाना होगा कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, मैं मैथ्स सीख सकता हूँ, मैं मैथ्स के बड़े से बड़े प्रश्नों को हल कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, या मैं साइंस सीख सकता हूँ, साइंस की थ्योरियों को समझ सकता हूँ। ये विश्वास हमें अपने आप से, अपने अंदर से करना है। और जब आप इस विश्वास को कर लोगे तो बार बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स के प्रश्नों की बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार उनका अभ्यास करना है। मैं वादा कर सकता हूँ आपसे, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपको मैथ्स का चाहे वो कितने से कितना कठिन थ्योरम है, कठिन प्रश्न है, जिसको आप हल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये अभ्यास आपको उसको करने की क्षमता प्रदान करेगा और निश्चित रूप से आप उसको करने में सफल हो जाएंगे। तो आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और आज जो हमारा विषय है
जो जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं, जिस प्रश्नावली को हम हल करने वाले हैं, उस पे आने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा आपको कैसा लगा। और साथ ही चैनल को अभी एक बार फिर से कहूँगा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और साथ ही एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा कि मेरे द्वारा जो भी प्रश्न यहाँ पे आपको कराए जा रहे हैं, वीडियो में जो भी बताए जा रहे हैं, आप उनको एक बार देखने के बाद बार बार उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ही आपको वो प्रश्न हल करने आ जाएंगे, वो आपकी समझ में आ जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो आगे के आज के विषय को, आज के प्रश्नों को देखने के लिए आप वीडियो में आगे भी मेरे साथ बने रहेंगे। आइए हम आप अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम जानते हैं प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हल करना, किस प्रकार से प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हल किया जाएगा। इसमें हमारे पास पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, अब कल हमने बात की थी प्रश्नावली 3.1 और 3.2 को। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार देख लेंगे और प्रश्नों को हल करना सीख लेंगे। मैंने कहा था कि हमारे पास दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण युग्म हैं, इनको हल करने की दो विधियां हैं। कितनी विधियां? दो विधियां। पहली विधि थी ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि या जिसे हम ज्यामितीय विधि भी कहते हैं, और दूसरी विधि थी बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। अब मैंने कल बताया था कि जो बीजगणितीय विधि है वो 3 प्रकार की होती है। बीजगणितीय विधि कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहले को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ये बीजगणितीय विधि के प्रकार हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की। दूसरी विधि है विलोपन विधि, विलोपन विधि। और जो तीसरी विधि इसमें आती है वो हमारे पास होती है वज्र गुणनखंड विधि। तीसरी विधि होती है वज्र गुणनखंड विधि। तो ये 3 प्रकार की हमारे पास विधियां हो जाती हैं। इन 3 विधियों के द्वारा हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को बीजगणितीय की इन 3 विधियों के द्वारा क्या करते हैं? हल करते हैं। तो आज हमारे पास जिस विधि का हमें प्रयोग करना है वो है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन का जैसे प्रतिस्थापन मतलब एक के स्थान पे दूसरे को रखना है। तो इसमें हम करते क्या हैं, आइए हम इस प्रश्न को लेके चलते हैं कि हमारे पास x धन y बराबर 14 समीकरण 1 है, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। दो समीकरण है हमारे पास। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, पहले समीकरण से x या y का किसी इन दोनों में से किसी का भी एक का मान निकालकर समीकरण 2 में रख दें, या फिर समीकरण 2 में से किसी भी एक का मान निकालकर समीकरण 1 में रख दें। तो हम समीकरण 1 को लेके चलते हैं। माना समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 को लेके चल रहा हूँ। हमें x का मान निकालना है सपोज। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x का मान निकालना है यानी y को पक्षांतर कर देना है। तो 14 माइनस वाई समीकरण 3 बन जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देना है। यहाँ लिख लेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या सीधे लिख सकते हैं समीकरण 3 व 2 से, समीकरण 3 व 2 से, या समीकरण 2 व 3 से। अब समीकरण 2 में जहाँ पे x है वहाँ पे हमें क्या लिखना है, 14 माइनस वाई। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 14 माइनस वाई। तो लिख लेंगे 14 माइनस वाई, एक्स की जगह पे लिखा माइनस का y और बराबर 4। इसको ब्रैकेट हटा लेंगे तो 14 माइनस वाई बराबर 4। अब ये माइनस का 1 वाई माइनस का 2 है, तो माइनस 2 वाई, और इस 14 को इस तरफ ले जाएंगे तो 4 इधर प्लस का था, इधर जा के माइनस का 14। अब माइनस 2 वाई, अब ये 14 माइनस का 4 प्लस का, तो कितना है, माइनस का 10। ठीक है, कितना आ गया, माइनस का 10 आ गया। ठीक है, अब माइनस का 10, तो y बराबर, ये गुणा में यहाँ भाग पे चली जाएगा, माइनस 10 बटे माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया 2 से, तो y बराबर 5।
तो y का मान कितना आया, 5 आया है। ठीक है, y का मान ये निकल गया 5। अब हमें करना क्या है, y के मान को चाहे हम समीकरण 3 में रख दें, 2 में रख दें, 1 में रख दें, इन दोनों में या इसमें किसी में भी हम रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चाहें तो इसका मान सीधे सीधे समीकरण जो हमने यहाँ पे बनाया है इस समीकरण 3 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर आपको पता है कि समीकरण जो 3 है वो समीकरण 1 का ही परिवर्तित रूप है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या था, x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर 9। तो ये हमारे पास x का मान 9 और y का मान 5 आ गया। अब हम इनको दोनों समीकरणों में किसी में भी रख के इनके उत्तर की जांच की पुष्टि कर सकते हैं कि एक्चुअली ये मान सही है या नहीं है। उत्तर भी चेक हो जाते हैं। आइए दिखाते हैं किस तरह से होगा। तो पहला समीकरण था x धन y बराबर 14, x का मान 9 निकला, y का मान 5 निकला, तो बराबर 14 हो रहा है, और 5 14 हो रहा ना। दूसरा था x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, x का मान 9, y का मान 5 बराबर 4 आ रहा है, 9 में से 5 गया 4 वही आ रहा। तो मतलब हमारा x का मान 9 और y का मान 5 जो निकला है ये हमारा उत्तर सही है। अतः x बराबर 5 और y बराबर 9 लिख के वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, और ये हमारा हो गया उत्तर। समझ गए। अब इसी का एक पार्ट्स और हल कर देते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं इसका, पहले का दूसरा पार्ट्स। तो दूसरा पार्ट देखेंगे, इस पहला समीकरण उसमें है s माइनस टी इक्वल टू 3 और दूसरा है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब यहाँ से s का मान निकाल के इसमें रख देंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये हल होगा। हल करेंगे इसको तो हमें s का मान निकालना। तो समीकरण 1 से क्या किया, s बराबर 3 माइनस टी, इसको पक्षांतर कर दिया ना, इधर माइनस का था तो इधर प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये प्लस का हो जाएगा। कोई s इक्वल टू 3 प्लस टी, यहाँ माइनस है ना, माइनस का टी इधर आके प्लस का टी हो जाएगा। तो ये हमारे पास समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण 2 और 3 से लिख लेंगे। समीकरण 2 व 3 से करना क्या, जैसे पहले में किया कि 3 का मान समीकरण 2 में रख देना, जहाँ ऐसे वहाँ पे 3 प्लस टी रख देंगे। यहाँ ऐसे तो यहाँ लिख देंगे 3 प्लस टी अपॉन 3 और प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब ये भिन्नों को जिस तरह से हल करते थे उसी तरह से इनको हल कर लेंगे। तो देखेंगे इसका इन दोनों के साथ तो 2 का गुणा 3 के साथ 6 और इसके साथ तो 6 प्लस 2t आ जाएगा। ये आ जाएगा 6 प्लस 2t और इस 3 का इसके साथ प्लस 3t और अपॉन इन दोनों का आपस में 3 दूना 6 और बराबर 6 तो था ही। इसका इसके साथ गुणा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस इन दोनों का 3 2 5t बराबर 6 जगह 36। अब इसका पक्षांतर कर लेंगे तो 5t बराबर 36 माइनस 6 और 5t बराबर 36 में से 6 गया 30। तो t बराबर कट जाएगा 5 6 का 30, t बराबर कितना गया 6। अब t का मान हमें 6 प्राप्त हो गया। इस t का मान समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख देंगे तो हमें यहाँ से s का मान प्राप्त हो जाएगा। किसका मान प्राप्त हो जाएगा, s का। तो हमने यहाँ समीकरण 3 में लिखा s इक्वल टू 3 माइनस 3 प्लस टी था, सॉरी 3 प्लस टी, s इक्वल टू 3 प्लस टी की जगह पे 6, तो s इक्वल टू 9। तो ये मान आ गई हमारा, t का मान 6 निकला और s का मान 9 निकला। तो इस तरह से हमें इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो चुका, t का 6 s का 9। यहाँ लिख लेंगे समीकरण 3 से। ठीक है, अब आते हैं इसके जो अन्य पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह से हल होने हैं। तो अन्य पार्ट्स को आप लोग खुद ही हल कर लेंगे।
बिल्कुल इसी तरह से करने हैं, उनमें भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। तो हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 लिखा है, प्रश्न 2 कि 2x धन 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर 24, माइनस का 24, ठीक है, माइनस 24 है, ठीक है। 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। हमें सबसे पहले क्या m का मान ज्ञात करना। तो m का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों को समीकरणों को लेके हमें y और x का मान ज्ञात करना है। उसके बाद इसमें इन दोनों मानों को रख देंगे तो हमें m का मान निकल आएगा। तो पहला समीकरण जो हमारे पास है वो क्या है, हल कि 2x धन 3y बराबर 11, दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। अब इसमें तो कोई हल नहीं हो रहा। कई बार देखो, अगर हम इस पूरे समीकरण 2 को अगर 2 से भाग दे देते हैं तो इसमें क्या होगा, 2 से अगर भाग देते हैं तो ये 2 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ये क्या आ जाएगा, x माइनस 2y बराबर माइनस का 12, दिख रहा है। इस तरह से इसका रूप परिवर्तित होकर ये हो जाएगा अगर इसको पूरे को 2 से भाग दे देते हैं। तो आपको पता है किसी भी समीकरण में उसमें के दोनों पक्षों में एक ही संख्या को जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग करने से उस समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे ही हमने क्या किया कि पूरे समीकरण को 2 से भाग दे दिया, ठीक है। अब कट के 2 से 2 ही कम 2 और 2 दूना 4 और 12 दूना 24। तो ये हमारे पास इसका रूप आ गया। अब हमें इन दोनों समीकरणों को लेके प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। तो यहाँ से समीकरण 3 बना लेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 प्लस 2y, ठीक है। अब ये समीकरण 3 का रूप ले लेगा, ठीक है। ये समीकरण 3 का रूप ले लिया है। इसको काटो या ना काटो बात वही है, चाहे काट के थोड़ा सरल हो जाता है और नहीं भी काटेंगे तो तब भी होना वही है। तो x का मान ये आया। अब x का यही मान हम यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। अब लिख लेंगे समीकरण 1 व 3 से 2 का 2, x की जगह पे क्या है, -12 धन 2y, -12 धन 2y और धन 3y बराबर 11। इस 2 से अंदर गुणा कर देंगे तो फिर वही माइनस का 24 ही बन रहा है, प्लस 4y बन रहा है, प्लस 3y और बराबर 11। इन दोनों को जोड़ के इसको पक्षांतर कर लेंगे तो 4 3 7, 4 3 7 y बराबर और 11 प्लस का था, ये भी उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 24। तो 7y बराबर हमारे पास 11 और 24 बराबर 35। तो y बराबर 7 5 35, y का मान 5 आ गया। अब क्या करेंगे, ये तो y का मान आ गया 5, y का मान समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 ये है। तो x बराबर -12 धन 2 गुणा 5, क्योंकि y का मान कितना निकला था 5। तो x बराबर -12 धन 10, तो x बराबर माइनस का 2। तो ये x का मान -2 आ गया और y का मान क्या था, +5, ठीक है। ये हमारे पास मान निकल चुके हैं। और अब हमें करना क्या है यहाँ पे कि हमारे पास समीकरण है y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3, ये लास्ट में लिखा है y बराबर mx प्लस 3। तो यहाँ से हमें m का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, m का मान। तो अब यहाँ पे इस समीकरण में x और y का मान रख लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो y इक्वल टू mx प्लस 3, y का मान 5 था, y बराबर m का मान m और गुणा में माइनस का 2 और धन का 3। आगे बढ़ेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 बराबर -2m धन 3। इस 3 को इधर ले आएंगे, इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 5 - 3 बराबर माइनस का 2m। अब ये 5 में से 3 गया तो 2 आया, 2 बराबर -2m और इसको आगे लिख लेंगे। तो ये है, तो ये -2m बराबर 2 है, तो m बराबर 2/-2 कटेगा तो बराबर -1। तो m का जो मान आया है वो हमारे पास आया है -1। अतः जो हमारा उत्तर है m का मान
माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो गया, m बराबर -1 इसका उत्तर आ जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि के द्वारा? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा करना है। अब पहली जो हमारे पास समस्या दे रखी है, पहला जो प्रश्न है इसका बोर्ड की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है विगत वर्षों में। तो देखेंगे दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहली चीज़ दे रखी कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, ध्यान से देख लेंगे, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी बात है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दोनों में से कोई भी संख्या नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को मान लेते हैं, क्योंकि ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। तो हल माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। पहली स्थिति प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार। तो पहली स्थिति क्या लिखी है उस पर ध्यान देंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो इन दो संख्याओं का अंतर यानी पहली संख्या में से अगर दूसरी संख्या को घटा रहे तो कितना आ रहा? 26। तो पहली स्थिति x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 1। वही दूसरी और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ध्यान देना है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो जो संख्या बड़ी होगी वही पहली छोटी संख्या की 3 गुनी होगी। तो बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को, यानी कि प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार की अगर यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, लिख भी सकते हो आप। तो यहाँ से क्या निकलेगा? x बराबर 3y, समीकरण 2। अब समीकरण 2 और 1 में क्या करेंगे, यहाँ से मान निकाल के इसमें रख दो। तो x बराबर क्या है? 3y। तो x की जगह पे इसमें 3y लिखो। तो समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से x का बराबर 3y यहाँ पर रख देंगे। तो x की जगह पर क्या रखना? 3y माइनस वाई बराबर 26। तो ये क्या आ जाएगा? 2y बराबर 26 और y बराबर, ये कट के कितना आ जाएगा? 13। तो y का मान का मतलब है एक संख्या निकली 13। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए y का मान समीकरण 2 में रख दो। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, किस में रखा? 2 में। तो x बराबर 3 गुणा 13, तो x बराबर 3 39। तो क्या होगी? पहली संख्या बराबर, अतः लिख लेंगे पहली संख्या बराबर x बराबर 39 तथा दूसरी संख्या y बराबर 13। अब 39 में से 13 घटाएंगे तो 26 आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा ना। अब 13 को 3 से गुणा करेंगे तो 39 आ रहा। मतलब हमारा उत्तर क्या है? सही है, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब इसका प्रश्न नंबर 3 का दूसरा पार्ट देखेंगे। तो जो दूसरा पार्ट है हमारे पास प्रश्न नंबर 3 का दूसरा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? उन्हें ज्ञात करना। दो संपूरक कोण, कैसे कोण हैं? दोनों के दोनों संपूरक कोण हैं, लेकिन हमारे पास एक भी नहीं दिया। तो हल के लिए सबसे पहले मान लेंगे कि माना बड़ा कोण बराबर x अंश और छोटा कोण बराबर का मान लिख सकते हैं। माना बड़ा कोण का मान बराबर x अंश, छोटे कोण का मान बराबर y अंश। अब संपूरक कोण कह रहा है, दो संपूरक कोण कौन से होते हैं? वो दो कोण जिन दो कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो संपूरक कोण है अतः x धन y बराबर 180 अंश, समीकरण 1 बन गया। ठीक है, संपूरक कोण है, प्रश्नानुसार ये चल रहा है। और ऐसे ही प्रश्नानुसार पुनः क्या स्थिति कह रहा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। अगर हम बड़े कोण में से छोटे कोण को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचना चाहिए? 18 बचना चाहिए। या छोटे कोण में बड़े कोण को 18 जोड़ देंगे तो वो बड़े कोण के बराबर आना चाहिए। घटाने पे कह रहा, तो प्रश्नानुसार अतः x माइनस वाई बराबर 18, या इसको लिख लेंगे x बराबर y धन
18, ये दोनों ही स्थितियां बनेंगी, चाहे ऊपर की बनाओ चाहे नीचे की बनाओ। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 को ले लेंगे तो समीकरण 1 में x की जगह पे क्या रखना है, y धन 18। तो y धन 18 धन y बराबर 180 अंश, ये जुड़ जाएगा दोनों 2y और ये दूसरी तरफ चले जाएगा पक्षांतर 180 माइनस 18। जब 180 में से हम 18 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 162। तो याद आएगा 162 अंश। तो 2y बराबर 162 आ गया। तो 2y बराबर 162, ये कट जाएगा। तो y बराबर 2 8 16, 2 एकम 2, 81 अंश। तो जो इसमें छोटा कोण निकला वो y बराबर कितना निकला, 81 अंश। अब x का मान कहाँ से निकलेगा, समीकरण 2 में y का मान रख देंगे। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर मान रख लेंगे। तो x धन 81 धन 18, तो 8 1 9, 8 1 9, कितना आया, 99 अंश। तो x का मान कितना आ गया, 99। तो अतः छोटा बड़ा कोण बराबर 99 अंश और छोटा कोण बराबर 81 अंश, इसके नीचे लिख लेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ गए। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का जो भी प्रश्न ऐसा लगता है थोड़ा सा टफ होगा उस प्रश्न को मैं बता देता हूँ और अन्य प्रश्नों को आप कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। लिखा है तीसरे का तीसरा पार्ट है, ठीक है। एक क्रिकेट टीम की कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमारे पास प्रश्न है ये, ठीक है। हमें ना ही एक बल्ले का मूल्य ज्ञात है ना एक गेंद का, तो हमें क्या करना है, एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम जब दोनों ही हमारे पास दिए नहीं हैं तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी तक करते हुए आए हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो हल कर लेंगे यहाँ से। हल माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। अब प्रश्नानुसार आते हैं। एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। शुरू में 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। जब एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्ले का, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये, इसलिए 7 बल्लों का मूल्य बराबर 7x, ठीक है, 7x हो गया। ऐसी 6 गेंदों का मूल्य बराबर चूंकि एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये, इसलिए लिख भी सकते हैं हम इस तरह से, अगर नहीं बनाना नहीं तो इसलिए 6 गेंदों का मूल्य बराबर 6y, ठीक है। एक का y है तो 6 गेंदों का 6y होगा। माना कि एक गेंद हमने 10 रुपये में खरीदी तो 6 गेंदें 60 रुपये में खरीदी, गुणा कर दिया ना, वही चीज़ यहाँ भी किया। लेकिन इनको प्रश्नानुसार जोड़ के कितना आ रहा है, 3800 रुपये। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख लेंगे 7 बल्ले व 6 गेंदों का मूल्य बराबर 7 बल्ले व 6 गेंदों का मूल्य बराबर 3800। तो एक 7 बल्लों का मूल्य 7x धन 6 गेंदों का मूल्य 6y बराबर 3800। ये हमारे पास पहला समीकरण बन गया। समझ गए। अब इसी तरह से हमें दूसरा समीकरण बनाना है, दूसरी स्थिति देखनी है। अब कितने, 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य।
तो 3 बल्लों का मूल्य बराबर, यहाँ लिख लेंगे 3 बल्लों का मूल्य बराबर, एक बल्ले का मूल्य कितना है, x है, तो 3 बल्लों का 3x है। और इसी तरह कितने गेंदे हैं इस बार, 5 गेंदे, तो 5 गेंदों का मूल्य बराबर 5 y। लेकिन प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 3 बल्ले तथा 5 गेंदों का मूल्य 1750 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 बल्ले तथा 5 गेंदों का मूल्य बराबर 1750, यानी समीकरण बनेगा 3 बल्लों का 3x, 5 गेंदों का 5y बराबर 1750 ही हमारा बन गया समीकरण 2। समीकरण 1 ही है, समीकरण 2 ही है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों में से एक से मान निकाल के दूसरे समीकरण में लिख देना है, एक से निकालना है, दूसरे में मान को रख देना है, ठीक है। अब समीकरण 2 से अगर हम मान निकालते हैं और समीकरण 1 में रख देंगे, तो आइए देखते हैं आगे कैसे होगा। जो लास्ट में हमारे पास समीकरण बना है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। पहले का समीकरण बना, बाद वाला समीकरण बना हमारे पास 3x धन 5y बराबर 1750। हमने लिखा यहाँ से अगर y का मान निकालते हैं, अभी तक मैंने x का निकाला, इसमें देख लेते हैं y का निकाल के। तो 5y बराबर 1750 माइनस 3x, तो y बराबर 1750 माइनस 3x बटे 5, ये हो जाएगा। ये समीकरण 3 बन गया। अब इस समीकरण 3 व 1 से, समीकरण 3 व 1 से हमने इसके मान को किस में रखना है, 1 में रखना है। और समीकरण 1 हमारे पास क्या बना था, 7x धन 6y बराबर 3800, 7x धन 6y बराबर 3800, ये था हमारे पास। अब जहाँ पे y है, y की जगह पे ये मान रख देना है, तो ये हो जाएगा 7x धन 6 गुणा 1750 माइनस 3x बटे 5 और बराबर 3800। ये अब स्थिति हमारे पास ये वाली आ गई, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास आ गई है। अब आगे हमें इसको क्या करना है, हल करना है। तो आइए देखते हैं आगे क्या निकलता है। तो ये 7x का 7x ही रहेगा धन। अब इस 6 से हमें क्या कर देना है, अंदर गुणा कर देना है। क्या कर देना है, अंदर गुणा कर देंगे। तो इसके साथ करेंगे तो 6 शून्यम की 0 और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 का भी 0 और 6 से तो 42 और 3 45 का 5 बचा 4, 6 एकम 6 और 4 10। इसके साथ गुणा करके ये आ गया माइनस 6 तियाँ 18 x और केवल इसके नीचे में बटे में 5 बराबर 3800, बराबर में 3800, ठीक है, समझ गए। अब क्या करना है, इनको आगे हल करने के लिए सबसे पहले इनका हर समान कर लेंगे। इसका तो हर समान करने के लिए इसका इसके साथ गुणा 5 क्या करेंगे, तो 7 पंचे 35x धन 1500 10,500 सॉरी और माइनस 18x बराबर। अब ये हर समान करेंगे तो उसके बाद 5 नीचे से हट के 38 के साथ गुणा में चले जाएगा, तो इसके साथ उसका गुणा कर देंगे। तो 5 शून्यम की 0, 5 शून्यम का 0, 5 है 40 बचा 4, 5 या 15 4 19। तो ये आ गया हमारे पास, ये समीकरण का रूप आ गया। अब 35x प्लस का है और माइनस 18x है, तो 35x में से 18x को घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 35 में से 18 गया 17x, क्या बचा 17x बराबर। अब ये इधर इसको और इसको एक ही तरफ कर लेंगे, क्योंकि अचर जो अचर हैं उनको एक साथ, जो चर हैं उनको एक साथ, तो इनके साथ चर था इसलिए एक साथ इसको उधर ले जाएंगे। तो 19,000 माइनस 10,500। अब 19,000 में से 10,500 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 का 0 फिर 0 का 0 और अब यहाँ पे 0, तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा और फिर 1 में से 1 गया
तो ये 8500 आ गया। तो हमारे पास क्या आया, 17x बराबर 8500। अब देखेंगे 17 पंजे 85 और 0 0, यानी x बराबर कितना आ गया, 500 रुपये। तो एक बल्ले का जो मूल्य निकला हमारे पास वो निकला है 500 रुपये। कितना निकला, 500 रुपये। और एक्स का मान अब क्या करना है, हमें इस समीकरण 3 में यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और तो यहाँ से हमारा मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या था हमारे पास, y बराबर 1750 माइनस 3x बटे 5। तो मान रख लेंगे 1750 माइनस 3 और गुणा में 500 बटे 5। आगे हल करेंगे, y बराबर 1750 माइनस 5 या 1500 बटे 5। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 250 बटे 5। तो 5 पंजे 25, तो आया 50, 5 पंजे 25 और 1 0 बस। तो अब हमारे पास गेंद देखेंगे तो बल्ले का मूल्य बराबर यहाँ पे लिख लेंगे। अथवा बल्ले का मूल्य बराबर, प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर यानी एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 आरस और एक गेंद या प्रति गेंद का मूल्य बराबर 50 आरएस यानी 50 रुपये। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न हो गया और इसका उत्तर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 के चौथे पार्ट्स पर। मैं अब प्रश्न को नहीं लिख रहा हूँ, आप अपनी किताब में देख सकते हैं। मैं सीधे से देख रहा हूँ और उसको हल करके आपको बता रहा हूँ किस तरह से करना है। तो प्रश्न लिखा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है, तो अपनी बुक निकाल लेंगे और बुक में इस प्रश्न को क्या करेंगे, देख लेंगे। तो क्या करना है, हमें कुछ चीज़ें दी, केवल हमें ये दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना है और 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है। हमें ये नहीं है कि नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, ये दोनों चीज़ें नहीं दी हैं। तो हल कर लेंगे इसको। और जब मैंने कहा इस प्रकार का नहीं दिया रहता तो मान लेते हैं कि माना नियत भाड़ा बराबर, सबसे पहले नियत भाड़ा मान लेंगे। नियत भाड़ा का मतलब है चाहे आप 1 किलोमीटर भी चलेंगे तो ये आपको देना ही देना है, 2 किलोमीटर भी चलेंगे तो ये देना ही देना है, जो फिक्स है। और उसके अतिरिक्त आपको चलने का अलग से देना है। ठीक है, ये तो देना ही है। 1 किलोमीटर भी जाएंगे तो अगर 10 रुपये आपको देना है, प्लस 1 किलोमीटर का 5 रुपये और 10 5 15। अगर आप 2 किलोमीटर गए तो 10 तो ये देना ही है, प्लस 2 किलो 5 दूना 10 यानी 20 रुपये देना आपको। इस तरह से ये वाला नियत है, ये देना ही देना है। एक निश्चित भाड़ा है जो आपको, एक नियत है। चाहे आप कितनी भी दूरी चलो, उसमें अगर फर्स्ट में 10 रुपये नियत है तो हर उसमें आपको केवल 10 रुपये ही एक्स्ट्रा देना है। ऐसा इसको कहते हैं, इस प्रकार के भाड़े को कहते हैं नियत भाड़ा कहते हैं। और प्रति किलोमीटर का भाड़ा, अब जो प्रति किलोमीटर आप जाएंगे तो वो अलग है, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर y रुपये। ठीक है, ये x रुपये आपका नियत भाड़ा है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा आपका कितना है, y रुपये है। तो पहला प्रश्नानुसार क्या कह रहा हो, 10 किलोमीटर आपने जाना है तो 10 किलोमीटर का कुल भाड़ा कितना है? 10 किलोमीटर का कुल भाड़ा दे रखा है 105 रुपये। तो प्रश्नानुसार 10 किलोमीटर का भाड़ा बराबर 105 रुपये ये है। लेकिन उसमें क्या चीज़ है, एक तो x किलोमीटर का आपका नियत भाड़ा, जो नियत भाड़ा है वो है x, और धन y जो है आपका प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर में अगर आपको y लग रहे हैं तो 10 किलोमीटर में 10 y लगें तो 10 y, और तब जाके कुल जोड़ के कितना हो जाएगा 105। तो ये बन जाएगा समीकरण 1। ठीक है, मैंने कहा कि 1 किलोमीटर में अगर आपको 5 रुपये पड़ रहे हैं, ठीक है, और आपको 10 किलोमीटर जाना है तो 10 पंचे 50 और प्लस जो नियत है जो देना ही देना है, तो इन दोनों को जोड़ के याद आएगा समीकरण 1। ऐसा ही पुनः समीकरण दूसरा बनेगा हमारे पास।
इसी प्रकार 15 किलोमीटर का भाड़ा बराबर किसका, 15 किलोमीटर का भाड़ा बराबर जो 15 किलोमीटर का हमारे पास भाड़ा दे रखा है वो कितना है, 155 रुपये, 155 रुपये। तो इसमें क्या है, एक तो नियत भाड़ा है, 15 किलोमीटर में भी वही होगा नियत भाड़ा, दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते धन 15 किलोमीटर का भाड़ा बराबर 155। नियत तो देना ही देना, अनियत क्या था, x था और 1 किलोमीटर का y था, तो 15 किलोमीटर का 15y बराबर 155। ये गुना गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में से इसमें से चाहे x का मान निकालो चाहे इसमें से निकालो, समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको समीकरण 3 का रूप इसी को बना देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 155 माइनस 15 y, समीकरण 3। अब समीकरण 1 और 3 को लेने पर अब ये हमारे पास समीकरण 1 था x धन 10y बराबर 105 और समीकरण 3 बना x बराबर 155 माइनस 15y। अब इसको x का मान यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 155 माइनस 15y धन 10y बराबर 105। इसको उधर ले जाएंगे, इन दोनों को करेंगे तो 15y में से 10y गया तो माइनस का 5y बचा, 105 इधर प्लस का था, इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 155, तो 5y बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 5 गया 0 बचा और ये बच जाएगा 5 का 5 यानी माइनस का 50। माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया तो ये आ गया 5 10, तो क्या है y बराबर 10। तो प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा निकला वो कितना निकला, 10 रुपये निकला। तो नीचे लिख लेंगे प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर 10 रुपये। अब हमें क्या करना है, नियत भाड़ा निकालना है। अभी नियत भाड़ा तो रह गया ना, तो नियत भाड़ा क्या था, x। तो x को क्या करेंगे, y का मान किसी भी एक समीकरण 1 में रख देंगे, चाहे समीकरण यहाँ पे रख देंगे समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर निकल जाएगा 155 माइनस 15 गुणा 10, क्योंकि ये y का मान 10 है तो x बराबर 155 माइनस 15 10 के 150, तो x बराबर 5 RS। तो क्या हो गया, नियत भाड़ा निकला हमारा 5 रुपये और प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो है 10 रुपये। तो नीचे लिख लेंगे अतः नियत भाड़ा बराबर x बराबर 5 रुपये तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा y बराबर 10 रुपये। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न हल हो चुका है। लेकिन अंत में ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसको लिखे समझ में नहीं आएगा कि आपने निकाला क्या। कि नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर 10 रुपये। तब इसको उत्तर लिख लेंगे। ये लिखना अति आवश्यक है, बिना इसको लिखे समझ में नहीं आए कि आपने x बराबर RS क्या निकाला और ये क्या निकाला। तो इसलिए ये लिखना जरूरी है। 2 चरों वाले जितने भी रैखिक समीकरणों को हम हल करेंगे, चाहे किसी भी विधि से, प्रतिस्थापन विधि हो, विलोपन विधि हो, वज्रगुणनखंड विधि हो, लेकिन ये लिखना हमें क्या है, अति आवश्यक है। तो अगला पार्ट देखते हैं इसका। तो इसका अगला पार्ट देख लेंगे, किताब सबके पास होगी, अपनी बुक में देखेंगे कि लिखा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें भिन्न नहीं दे रखी है, लेकिन क्या दे रखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है, तब वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, अतः वह भिन्न ज्ञात कीजिए। जब हमारे पास भिन्न नहीं दे रखी तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सर्वप्रथम उस भिन्न को मान लेंगे। और भिन्न किस रूप में होती है, या तो p/q के रूप में या x/y के रूप में। यहाँ पे हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों को x/y के रूप में हल कर रहे हैं, तो अतः इसको x/y के रूप में ही मान लेंगे। तो हल माना वह भिन्न बराबर x/y। अब प्रश्नानुसार आएंगे। प्रश्न के अनुसार पहली स्थिति क्या दे रखा है उस पर ध्यान देंगे। प्रश्न को एक बार फिर देख लेंगे और उस पर ध्यान देंगे। तो पहली स्थिति क्या दे रखा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर भिन्न 9/11 हो जाती है।
तो यहाँ पे लिख लेंगे कि भिन्न के अंश व हर में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ने पर। तो जब 2 जोड़ने पर करेंगे तो x धन 2 बटे y धन 2 और बराबर कितनी हो जाती है, 9/11। कितनी हो जाती है, 9/11। तो इसको अगर हम हल कर लेंगे, सरल कर लेंगे, तो यहाँ से समीकरण मिलेगा इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा, वज गुणनखंड गुणा करते हैं ना, इसका यहाँ या इसका यहाँ, भिन्न को हल करना। तो 11 एकम 11x धन 11 दूना 22 बराबर 9y धन 18। क्योंकि हमें 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बनाना है, इसको इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो 11x माइनस 9y, और उसको भी इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर नहीं भी लाते हैं उसको उधर भी रहने देते हैं 9y को, तो ये 11x बराबर 9y, और ये इधर चली जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा। अब 22 में से 18 गया, माइनस का 4। ये इस रूप में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमें फिर से मान निकाल के एक का दूसरे में रखना होता है, इसलिए लिखना, ठीक है। तो ये समीकरण 1 का रूप ले लिया इसने। अब ऐसे ही दूसरी स्थिति है, फिर से प्रश्नानुसार आगे हमारे पास लिखा है भिन्न के अंश तथा हर में 3 जोड़ने पर। तो यहाँ लिख लेंगे भिन्न के अंश तथा हर में 3 जोड़ने पर भिन्न कितना हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो अंश है x धन 3 और ये y धन 3 बराबर 5/6। वज्र गुणनखंड करेंगे, इसका इसके साथ, इसका उसके साथ। सबसे पहले ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6x धन 6 3 18 बराबर 5y धन 5 15। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको आगे लेके चलेंगे तो 6x बराबर 5y, और इसको इधर ले जाएंगे तो -18 हो जाएगा। -18 में से 15 गया, माइनस का 3 बचेगा यहाँ। तो ये x का मान निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें x चाहिए। तो 5y माइनस 3/6, ये हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 का रूप देंगे। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या था हमारे पास, अभी बनाया था हमने, 11x बराबर 9y माइनस 4। अब इसमें क्या करना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ये रख देंगे। तो 11 गुणा ब्रैकेट के अंदर 5y माइनस 3/6 बराबर 9y माइनस 4। अब इसको हल करना है, 11 पंचे 55y माइनस 11 3 33/6 बराबर 9y माइनस 4। इससे इसको गुणा कर देंगे तो 55y माइनस 33 बराबर 9 छक्के 54y और माइनस 24। इस 54 को इधर ले आएंगे, 33 को इधर ले जाएंगे, तो 55y माइनस 54y बराबर माइनस 24, और ये माइनस का इधर आके प्लस का 33 हो जाएगा। अब 54y में से 55y में से 54 गएगा तो क्या बचा y, और 33 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 3 9। तो y का मान कितना आ गया, 9। यानी उस भिन्न का जो हर है वो 9 होगा। ऐसे अब क्या करेंगे, इस मान को समीकरण 2 में रख दो, यहाँ पे रख दो, चाहे कहीं भी रख दो। समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखो या यहाँ रखो, समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे लिख लेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो क्या है, x बराबर 5 गुणा 9 माइनस का 3/6। तो x बराबर 5 में 45 माइनस 3/6 42/6, तो बराबर 6 7 42। तो अतः वह भिन्न बराबर, उत्तर क्या आया, अतः वह भिन्न बराबर 7/9। अब चेक भी कर सकते हैं, पहली स्थिति क्या थी कि 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाता, तो 7/9 धन 2 धन 2, 7 2 9 9 2 11। दूसरी स्थिति क्या थी, 3 जोड़ने पर 7 धन 3 9 धन 3 बराबर 7 3 10 और 9 5 14। हल किया, नहीं 3 था ये, सॉरी, 9 3 12। तो 2 पंचे 10
2 छक्के 12, 6 पंचे 11 आ गया। तो इस तरह से हम अपने उत्तर को क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो उत्तर निकला है वो सही निकला है या गलत निकला है। अब देखते हैं इसका अंतिम भाग। तो अपनी किताब की ओर देखेंगे, किताब में नज़र डालेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 का जो अंतिम पार्ट है, प्रश्न 6वां पार्ट है, उसमें है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? हमें उनकी क्या करनी है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी। तो सबसे पहले जो निकालना होता है उसको मान लेते। तो हल माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, दोनों की वर्तमान आयु को मान लेंगे। उसके बाद क्या है, प्रश्नानुसार करेगा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अगर आज जैकब की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद क्या होगी? माना आज उसकी 50 वर्ष है तो 5 साल बाद 50 धन 5 यानी 55 वर्ष। वही हमने यहाँ कर दिया। वर्तमान x है तो 5 वर्ष बाद x धन 5 वर्ष। ऐसे उसके पुत्र की भी वर्तमान आयु, जैकब के पुत्र की 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y धन 5 वर्ष। प्रश्नानुसार अब हम बात करते हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब अगर हम उसके पुत्र की आयु को 3 से गुणा करेंगे तब जाके वो जैकब की वर्तमान आयु x धन 5 के बराबर होगी, जब y धन 5 को 3 से गुणा करेंगे। तो ये कर दिया, x धन 5 बराबर 3 गुणा y धन 5, तो x धन 5 3y धन 15, तो x बराबर 3y। इसको इधर ले जाएंगे तो ये 10 आ गया, समीकरण 1। ऐसे फिर दोबारा कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, आज से 5 वर्ष पहले की बात कर रहा, वर्तमान आयु। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या रहेगी, x माइनस 5 वर्ष रही होगी। और 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु भी क्या रही होगी, y माइनस 5 वर्ष रही होगी। तो अब प्रश्नानुसार वही बात कि अगर हम जैकब के पुत्र की 5 वर्ष पूर्व की आयु को 7 से गुणा करेंगे तब जाके वो जैकब की आयु के बराबर होगी। तो x माइनस 5 बराबर 7, y माइनस 5। ठीक है, तो x माइनस 5, 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो x बराबर 7y। और इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। 35 में से जब 5 गया तो 30 बचा, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से x का मान यहाँ भी निकला, x का मान यहाँ भी निकला। चाहे यहाँ से x का मान यहाँ रखो, चाहे यहाँ से यहाँ रखो। अगर समीकरण 1 और 2 से यहाँ से x का मान निकाल के यहाँ रख लेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा, 7y माइनस 30 बराबर 3y धन 10। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 7y माइनस 3y बराबर इधर माइनस का प्लस का हो जाएगा 30 धन 10। तो ये 7y में से 3y गिरा तो ये बचा 4y बराबर 40, y बराबर 10। तो जैकब के पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 10 वर्ष है। तो यहाँ नीचे लिख लेंगे जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10। अब y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, समीकरण 1 में रखते हैं। तो x बराबर 3 गुणा उसकी आयु 10 निकली और धन का 10, तो x बराबर 10 से यहाँ 30 धन 10, तो x बराबर 40। तो जैकब की जो आयु निकली वर्तमान आयु 40 वर्ष और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु निकली 10 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन दोनों प्रश्नों को हल कर लिया है। और ये प्रश्नावली 3.3 प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमने इन प्रश्नों को हल किया है। अगली जो विधि है हमारे पास विलोपन विधि है और फिर वज्र गुणनखंड विधि है। तो इन विधियों को जानने के लिए तथा इन किस तरह से इनको हल करते हैं, इनके द्वारा प्रश्नों को हल करने के लिए हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। और अभी तक भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ एक बार पहले भी बता चुका हूँ कि लास्ट में लिखना बहुत ही आवश्यक है कि जैसे यहाँ पे x बराबर 40 और y बराबर 10 लिख के मैंने छोड़ा है, ऐसा नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ पे आपको सीधे सीधे लिखना है। अब जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष, और तब जाके आप क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। तो वीडियो में मेरे साथ अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद।